क्योंकि सबको है लॉन्ग लाइफ जीना है, लेकिन विदाउट डिजीज जीना है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि डिजीज होती क्यों है। ये ना सोचें कि आप रिटायर हो गए हैं तो भाई अब कुछ नहीं करना है, आप टायर्ड नहीं हुए हैं। देयर इज अ वर्ड रीटायर्ड, सो यू हैव टू स्टार्ट अगेन। और इस स्टडी में भी जो मल्टी मोर्बिडिटी का प्रिविलेंस है वो फीमेल में ही ज़्यादा था, जैसा कि अपनी इंडिया में भी देखा गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ जीना है तो मल्टी मोर्बिडिटी से आपको बचना ही होगा। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पॉलीफार्मेसी जनरली 5 मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन कई बार पेशेंट होता है जिसको 10 एंड मोर देन 10 मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो उसको आप पिल बॉक्स से मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको दवाइयों से बचना है, अच्छे से जीना है, खूब बढ़िया रहना है, तो उम्र कोई नंबर नहीं है। आप हमेशा इवन 90 प्लस में भी आप अच्छे से चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपकी मेंटल फैकल्टी अच्छी रह सकती है। और ये हम नहीं कहते, आप ये मत सोचिए कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, जी नहीं, हम नहीं कहते, ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने 90 की संख्या पार कर ली है। 102 नॉट आउट। क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन में आपका स्वागत है। CWC, जिसे क्रैक द वेलनेस कोड के नाम से भी जाना जाता है, एक आंदोलन है जो 2018 में भारतीय प्रवासियों के बीच आधुनिक जीवन शैली से जुड़े विकारों को संबोधित करने के उद्देश्य से इंडिया कम्युनिटी सेंटर, सिलिकॉन वैली, USA के तत्वाधान में शुरू किया गया। भारत में जीवन शैली विकारों के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए इस मुहिम को भारत में लाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से हमने 2020 में CWC इंडिया चैप्टर लॉन्च किया। आज माय क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन एक सेक्शन 8 पंजीकृत संस्था है जो वेलनेस क्रांति का नेतृत्व कर रही है। हमारा ध्यान 5 प्रमुख क्षेत्रों, बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वर्कप्लेस और वरिष्ठ नागरिकों पर केंद्रित है। हमारी मुहिम का उद्देश्य आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न विकारों को दूर करने और स्वस्थ खुशहाल जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए समुदायों को एजुकेट, इंस्पायर, एम्पावर, इम्पैक्ट मॉड्यूल के माध्यम से सशक्त बनाना। हमारे प्रमुख वर्टिकल्स हैं बच्चों के लिए वेलनेस कार्यक्रम। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ने जयपुर, हापुड़ और अनूपशहर जैसे शहरों में 2000 से अधिक छात्रों, उनके परिजनों और शिक्षकों को वेलनेस के लिए प्रेरित किया है। इस प्रोग्राम के जनक और हमारे नॉलेज पार्टनर डॉक्टर राहुल मेहरा, जो कि यूनेस्को चेयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एजुकेशन के भारत प्रतिनिधि है, के सहयोग से समग्र स्कूल वेलनेस के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। यह तो बस शुरुआत है। हम हर साल इस प्रयास को और अधिक व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। युवाओं के लिए कार्य। हमारे वेलनेस कार्यक्रम युवाओं को तनाव, चिंता और हानिकारक जीवन शैली से उबरने में सहयोग कर रहे हैं। शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रमों के माध्यम से हमने उनके एक स्वस्थ, खुशहाल और रोग मुक्त जीवन की ओर प्रेरित किया है। महिलाओं के लिए वेलनेस कार्यक्रम। महिलाओं के स्वास्थ्य और वेलनेस से जुड़े उन मुद्दों को संबोधित करना हमारा उद्देश्य है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। प्रमुख सामाजिक संगठनों की साझेदारी में हमने अब तक 2500 से अधिक महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाई है। 2025 तक हमारा लक्ष्य 10,000 महिलाओं तक पहुंचने का है। वर्कप्लेस वेलनेस कार्यक्रम, डेस्कटॉप योगा और वेलनेस पेप टॉक जैसे सफल कार्यक्रम आयोजित, जिनमें 1200 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। 2025 में हम इस पहल को 5 अन्य संस्थानों तक विस्तारित करने की योजना बना रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम। हमने वृद्धाश्रमों के साथ साझेदारी कर कई उपयोगी कार्यक्रम आयोजित किए। हमारे मंच पे बहुत से मेगा इवेंट्स का हमने आयोजन किया। हर साल हम वेलनेस और समसामयिक विषयों को लेकर मंच तैयार करते हैं। हमारे वार्षिक मेगा इवेंट्स जैसे ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम, आयुर्वेद 2.0 और वे टू फिट जैसे सफल कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस साल बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए हम स्वस्थ बचपन खुशहाल जीवन नामक एक परिवर्तनकारी पहल शुरू कर रहे हैं। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल भविष्य की ओर प्रेरित करना है। हमने अब तक 100 से अधिक वेबिनार आयोजित किए हैं, जिनके माध्यम से हमने ऑफलाइन, ऑनलाइन और सोशल मीडिया के जरिए 15 लाख से अधिक लोगों तक अपनी बात
पहुंचाई है। हमारे मंच पर डॉक्टर, डाइटिशियन, मनोवैज्ञानिक, फिजियोथेरेपिस्ट समेत 60 से अधिक विशेषज्ञ अपने विचार साझा कर चुके हैं। आइए आप भी इस वेलनेस मूवमेंट से जुड़े, वेलनेस का रहस्य खोलने के इस मिशन में हमारे साथ मिलकर एक स्वस्थ खुशहाल भविष्य का निर्माण करें। आइए क्रैक द वेलनेस कोड का हिस्सा बने। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत है आज के इस स्पेशल वेबिनार में, जो कि आपके लिए लेके आए हैं CWC इंडिया चैप्टर और राजस्थान हॉस्पिटल। इस वेबिनार श्रृंखला में हम उस उम्र के पड़ाव को हमने समर्पित किया है जब सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है, शरीर मानो साथ छोड़ता सा प्रतीत होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृद्धावस्था की। आज का ये जो सत्र है ये समर्पित है वृद्धावस्था के उन अनछुए पहलुओं के ऊपर जो बुजुर्गों के जीवन को, उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, अर्थात मल्टीमॉर्बिडिटी, या जिसे हम कहते हैं कि एक साथ कई बीमारियों का होना, और पॉलीफार्मेसी या दवाओं की भरमार। तो हम ये सब कुछ समझेंगे। इसके पहले हम चर्चा करना चाहेंगे हमारे पिछले सत्र में हमने क्या समझा था, क्या जाना था। तो हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि बायोलॉजिकल वर्सेस क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। मतलब कि सिर्फ उम्र जो है वो कोई नंबर नहीं होता, कोई सालों की गिनती नहीं होती। ये हमारी शरीर की कार्य क्षमता पे भी प्रभावित करती है और उससे रिलेटेड होती है। अगर आपकी जीवन शैली सही है तो उम्र के निशानों को झुटलाया जा सकता है। 65 की उम्र में भी आप 36 बरस के समान जिंदगी का आनंद ले सकते हैं, जी सकते हैं। और हमने ये भी समझा कि गिरना, कमजोरी, आंखों की धुंधलापन या कानों में कम सुनना, ये जो समस्याएं हैं ये बुढ़ापे की निशानी ही नहीं है। ये कुछ बीमारियों से भी हो सकती हैं या हमारे गलत खान पान के कारण हो सकती हैं। तो इनसे बचा जा सकता है और हम अपने आप को एक बेहतर जीवन जीने लायक बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पिछले सत्र में हमने जानी थी वो ये थी कि हमारा डर, हमारा इग्नोरेंस या हमारी अज्ञानता जो है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और हमें इससे बचने के लिए, अगर हम इसका पूरा तरह से निवारण करते हैं, तो वृद्धावस्था एक जीने का बहुत ही अच्छा समय हो सकता है। तो कमजोरी शरीर की नहीं, समझ की होती है। जो सही खान पान, व्यायाम करता है, सदा निरोगी और मस्त रहता है। तो हम आगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम आपकी पहचान कराते हैं हमारी जानी मानी चिर परिचित डॉक्टर ममता सैनी जी से, जिन्होंने इंडिया के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से जीरियाट्रिक मेडिसिन में स्नातकोत्तर विशेषज्ञता प्राप्त की हुई है। ये जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट है, मतलब कि वृद्धावस्था से रिलेटेड रोग और उनका बहुत अच्छे से उपचार करती हैं। और इनकी जो सबसे खासियत है कि ये बहुत ही कहना चाहिए बुजुर्गों की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उनकी जो तकलीफें हैं, व्याधियां हैं, उनकी दवाओं की पेचीदगियों को समझते हुए उसका निवारण करती हैं। और इनका जो सबसे कहना चाहिए कि प्लस पॉइंट है या इनकी जो खासियत है वो कि ये है कि ये एक ऐसी सेवाभावी चिकित्सक हैं जो बुजुर्गों की देखभाल को सिर्फ अपना पेशा ही नहीं बल्कि अपना परम लक्ष्य मानती हैं, और वे हमेशा सदा तत्पर रहती हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त जो चिकित्सा उनका क्षेत्र है उसमें से हमें समय निकाल करके आज हमारे सामने प्रस्तुत हुई और हमारे दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए उन्होंने अपना समय दिया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने न सिर्फ इस मंच को कृतार्थ किया बल्कि उसे एक सम्मान भी दिया है। तो ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और आपकी ज्ञान और करुणा के संगम में डुबकियां लगाएं, हम ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मल्टीपल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, आखिर ये क्या होते हैं और इनकी क्या वजह होती है। जी। Thank you so much, May, for such a kind introduction, and thank you for having me this important session. So, आज हम बात करेंगे मल्टीमॉर्बिडिटी। मल्टीमॉर्बिडिटी का मतलब है दो या दो से अधिक बीमारियां सेम पर्सन में सेम टाइम पे प्रेजेंट होना। अब इन दो बीमारी में आपकी फिजिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं एंड मेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं।
अभी तक ऐसा कोई इंटरनेशनल गाइडलाइंस नहीं है कि कौन कौन सी डिजीज इन मल्टी मॉर्बिडिटीज में इंक्लूड किया जाएगा और कौन कौन सी नहीं है। तो आज तक का यही है कि इफ यू आर हैविंग टू एंड मोर देन टू क्रोनिक कंडीशंस इन ए सेम पेशेंट, ही इज हैविंग द मल्टी मॉर्बिडिटी। अब आता है कि ये क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है मल्टीपल हेल्थ इश्यूज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजिंग रिलेटेड जो अपने फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, दैट इज द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण। उसके अलावा एक एजिंग के अलावा और बहुत सारे अपने लाइफ स्टाइल फैक्टर्स होते हैं, और एक जीरियाट्रिक सिंड्रोम होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेलिटी। तो अगर आपके अंदर फ्रेलिटी है, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं आप में, और आपकी लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं, तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो पहले हम फ्रेलिटी देख लेते हैं कि फ्रेलिटी क्यों मल्टी मॉर्बिडिटी के साथ इतना कनेक्टेड है। तो फ्रेलिटी का मतलब होता है देयर इज द डिक्रीज। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो एक ये न्यू कंसेप्ट है जीरियाट्रिक मेडिसिन में, जिसको हम जीरियाट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें फ्रेलिटी, मल्टी मॉर्बिडिटी एंड पॉलीफार्मेसी आता है। ये ट्रायंगल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो तीनों कंपोनेंट है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हम इसमें किसी भी एक कंपोनेंट पे फोकस करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो भी हमारा जो कंप्लीट अचीवमेंट है, अपना जो कंप्लीट एम है, वो फुलफिल नहीं हो सकता। इसलिए हमें इन तीनों कंपोनेंट को एक साथ लेके चलना पड़ेगा और तीनों को एक साथ रिजोल्व करने का सोचना होगा। Frailty is interconnected to multimorbidity. Multimorbidity lead to the polypharmacy, and polypharmacy lead to the frailty again. All these are interconnected. So firstly, I want to discuss about the frailty. Frailty is a condition of the decreased physiological reserve that lead to the increased vulnerability to develop health-related consequences or adverse health outcome. इसके कारण पेशेंट्स में एक स्टडी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो पेशेंट्स फ्रेल होते हैं उसमें मल्टी मॉर्बिडिटी के जो चांसेज है वो 72% तक इंक्रीज हो जाते हैं। एज यूजुअल विदाउट मल्टी मॉर्बिडिटी, अगर हम केवल सॉरी विदाउट फ्रेलिटी केवल मल्टी मॉर्बिडिटी के रिस्क देखें तो इट्स लेसर 30 to 32%। Similar, multimorbidity is the two and more than the two chronic conditions, and polypharmacy का मतलब होता है अगर कोई पेशेंट 5 से दवाइयाँ से अधिक दवाइयाँ एक साथ ले रहा है तो। So it's very important to discuss this triangle and to intervene all these domain of geriatric triangle to achieve the quality of life in our older people. बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इस ट्रायंगल को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ये तो बात हो रही थी कि फ्रेलिटी फ्रेलिटी कमजोरी वृद्धावस्था की जो कहना चाहिए आती है। तो मुख्य रूप से हम क्या इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि हमारे दर्शकों को बताने के लिए, उनको समझाने के लिए कि आखिर ये होती क्या है और इसका कितना असर होता है और क्यों होता है। जी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्रेलिटी का डेवलपमेंट क्यों होता है। तो फ्रेलिटी का टू है, सम थिंग्स आर द मॉडिफाइबल, सम आर द नॉन मॉडिफाइबल। एजिंग इज द नॉन मॉडिफाइबल, जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अदर देन द एजिंग, मालन्यूट्रिशन, इनएक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, all these factors can be modifiable according to our physical activity, nutritional, stress management, good quality of sleep, and our comorbidity management. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि एज बढ़ने के साथ साथ आपकी जो लाइफ स्टाइल चेंजेस है उसके साथ में अगर आपके लाइफ स्टाइल चेंजेस सही नहीं है तो फ्री रेडिकल्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, और बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होने के कारण जो फ्री रेडिकल्स है वो इंक्रीज होते हैं, एंड दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेलिटी। Second point comes to the inflammation, that also called the inflam aging. दो टाइप के इन्फ्लेमेशन जनरली हम देखते हैं, वन इज द एक्यूट, सेकेंड इज द क्रोनिक। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है वो जनरली किसी इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में होता है और वो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए होता है। लेकिन जो एजिंग के रिलेटेड इन्फ्लेमेशन है दैट इज द क्रोनिक। क्रोनिक होता है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है और ये परसिस्टेंटली प्रेजेंट होता है।
इससे भी जो अपने साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सब इंक्रीज होते हैं और सेलुलर सेनेंसस मतलब सेल डेथ होके फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का जनरेशन करते हैं। इसके अलावा इनएक्टिविटी एंड माल न्यूट्रिशन, ऑल दीज कैन लीड टू द फ्रेलिटी अलोंग विद द एजिंग। अब ये बात आता है कि फ्रेलिटी को जनरल वे में कैसे असेस किया जाता है। तो फ्रेलिटी को असेस करने के लिए दो हमारे मेन मॉडल होते हैं। फर्स्ट होता है फिनोटाइपिक मॉडल, दैट इज द फ्राइड्स फिनोटाइपिक मॉडल। इसमें 5 कंपोनेंट हम बोलते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट में वेट लॉस आता है। तो अगर किसी का भी वेट लॉस लास्ट के 6 to 12 मंथ में 5 kg से ज्यादा है तो उसको 1 पॉइंट दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा वीकनेस आता है। वीकनेस को जनरली ग्रिप स्ट्रेंथ से मेजर किया जाता है और ग्रिप स्ट्रेंथ जो होती है वो हैंड डायनामोमीटर से मेजर की जाती है। अगर वो 20% लेस मानी जाती है विद द सेम जेंडर एंड BMI, तो इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, देन देर विल बी 2 पॉइंट। थर्ड पॉइंट कम्स विद द फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप लास्ट के 2 वीक में अपनी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी बहुत कम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव वे में इसको किलो कैलोरी पर वीक से एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे मेल में 383 से कम है, फीमेल में 270 किलो कैलोरी पर वीक से कम है, तो इसको पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। एक हमारा पॉइंट आता है स्लो गेट स्पीड। अगर आप 15 फीट की जो डिस्टेंस है वो अ, उसको मेजर करने में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके जेंडर और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग जो टाइम है उससे 20% लेस माना जाता है, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड पॉजिटिव पॉइंट। द फिफ्थ एंड लास्ट इज द सेल्फ रिपोर्टेड एग्जॉशन। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो अगर इन 5 पॉइंट में कोई भी 3 पॉइंट या 3 पॉइंट या उससे ज्यादा पॉजिटिव है तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी फ्रेल। और 0 इज द नॉर्मल एंड 1 एंड 2 इज द प्री फ्रेल कंडीशन। जो हमारा सेकंड मॉडल होता है उसको हम एक डेफिसिट एक्यूमुलेशन मॉडल कहते हैं, जिसमें 36 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें कोमॉर्बिडिटीज भी इंक्लूड किया जाता है। हर एक पॉइंट के लिए 1 नंबर कंसिडर किया जाता है और फिर उसका एक फ्रेलिटी इंडेक्स कंसिडर किया जाता है। जिससे अगर 36 पॉइंट लिए हैं उसमें अगर 9 पॉजिटिव है तो फ्रेलिटी इंडेक्स विल बी 0.25। तो जनरली इसका रेंज 0.2 से 0.4 को भी कंसिडर द फ्रेल। तो दीज आर द बेसिक मॉडल जिसके बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से पर्सन फ्रेल है और कौन कौन से प्री फ्रेल है, एंड वी कैन इंटरवीन अकॉर्डिंगली। थैंक यू ममता जी, इतने सरल शब्दों में इसको समझाने के लिए। तो अभी एक जो प्रश्न उभर के सामने आ रहा है कि जो मल्टी मॉर्बिडिटी, अभी हमने बात की कि भाई फ्रेलिटी मतलब कमजोरी या जो कहते हैं वो कारण हो सकती है, पर ये कैसे डेवलप होती है, मतलब कि बीमारियां जो हैं वो कैसे हमको पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बीमारियों का बोझा जो हमारे ऊपर बढ़ता जाता है, तो उसका क्या कारण है, और क्या फ्रेलिटी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है? उस पे कुछ प्रकाश डालिए जी। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि हाउ पीपल डेवलप द मल्टी मॉर्बिडिटी। क्योंकि सबको है लॉन्ग लाइफ जीना है लेकिन विदाउट डिजीज जीना है, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि डिजीज होती क्यों है। क्योंकि अगर हमने ये समझ लिया और यही जगह पे इंटरवीन कर लिया तो आप डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो और आपका जो हेल्थ स्पान है अलोंग विथ लाइफ स्पान भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस स्लाइड में अगर हम देखें तो जो मल्टी मोर्बिडिटी का डेवलपमेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में वन इज द मॉडिफाइबल, सेकंड इज द नॉन मॉडिफाइबल। तो सिंपल एक तो आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। जनरली अकॉर्डिंग टू WHO 150 मिनट पर वीक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी हमें बताई जाती है जो हमें करनी चाहिए। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, तो दैट इज वन ऑफ रिस्क फैक्टर। सेकेंड कम्स टू द ओबेसिटी, जिससे बहुत सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर है, डायबिटिक है, डिस्लिपिडीमिया है, एंड all these lead to the multimorbidity. One is the smoking, excessive drinking along with the aging. तो मल्टीमोर्बिडिटी का डेवलपमेंट का मेन रीजन है कि ये जितने भी रिस्क फैक्टर है, दीज आर द कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर द मल्टीपल कंडीशंस।
क्योंकि ओबेसिटी होगी तो डायबिटिक के रिस्क बढ़ जाएंगे, हाइपरटेंशन के बढ़ जाएंगे, डिसलिपिडीमिया के बढ़ जाएंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बढ़ जाएंगे। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि दिस सिंपल एंड कॉमन रिस्क फैक्टर्स को अगर इंटरवीन कर लिया जाए तो मल्टी मॉर्बिडिटी को बहुत इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है। तो all these can lead to the multimorbidity. Along these, there are the some irreversible causes और according to age, जिसमें हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसका हमने अभी बात किया है, टीलोमियर शॉर्टनिंग, सेलुलर सेनेंसिस। सेलुलर सेनेंसिस का मतलब होता है कि एक लिमिट के बाद में जो सेल है वो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है, वो सेल अलाइव तो रहती है लेकिन डिवाइड करना बंद हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो सेनेंसिस सेल्स है वो फ्री रेडिकल जनरेट करती है, और फ्री रेडिकल से फिर आपका इन्फ्लेमेशन होगा और दैट लीड टू द मॉर्बिडिटी। अलोंग विथ देर इज द डीएनए डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन जिससे एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता, फेटिगिबिलिटी होती है, immunosenescence. All these lead to the multimorbidity like type 2 diabetes, metabolic syndrome, musculoskeletal में sarcopenia, that is considered decreased muscle mass and decreased muscle strength, along with the osteoporosis, osteoarthritis, cancer, neurological में depression, Alzheimer, and hypertension, and COPD and ILD. So we have to understand this model to go further to understand the multimorbidity. बहुत सुंदर बात कही आपने कि उम्र बढ़ने के साथ घर में मत बैठिए, कुछ चलते फिरते रहिए, अच्छा खान पान रखिए और चलने में अपनी स्पीड को भी बना के रखिए। तो आप में जो ये परिवर्तन आएंगे कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो नहीं बढ़ेगा और आपके जो सेल हैं वो जैसा अभी डॉक्टर ममता ने बताया कि वो डिवाइड करना छोड़ देते हैं और उनके अंदर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होने लग जाती हैं, जो टीलोमियर का बढ़ना, छोटा छोटा होना। और तो ये जो चीजें हैं मोटे तौर पे अगर हम कहें तो ये बदली ये रोकी जा सकती हैं, इनसे बचा जा सकता है छोटा सा काम करके कि आप अपने आप को एक्टिव रखें, अपने आप को ये ना सोचें कि आप रिटायर हो गए हैं तो भाई अब कुछ नहीं करना है। आप टायर्ड नहीं हुए हैं, देर इज अ वर्ड रिटायर, तो यू हैव टू स्टार्ट अगेन एंड एक दोबारा से जीवन जीने की और उसी शिद्दत से जीने की अपने अंदर चाह रखिए है। आप बेकार नहीं हुए हैं, अभी कार में बहुत दम है। तो खैर ये तो हुई ऑन द लाइटर नोट। अब बीमारियां जब एक से ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है कि दवाइयां भी बढ़ जाएंगी, और अगर ये दवाइयां बढ़ जाएंगी तो इसका क्या असर पड़ेगा। पर उसके पहले हम ये भी जानना चाहेंगे बिफोर मूविंग टू पॉलीफार्मेसी कि ये जो मल्टी मॉर्बिडिटी है ये इसका प्रिवेलेंस कैसा है, क्या विश्व में भी इसका ऐसा ही असर देखने को मिलता है या हमारे देश में ही है या सिर्फ एशियन कंट्रीज में है या कुछ में है जी। फ्रेल्टी का जो इंसिडेंस है इंडिया में अगर बात करें तो एक स्टडी है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, जो अभी तक का सबसे बड़ा स्टडी माना है एजिंग में। उसके अकॉर्डिंग इंडिया में प्रिविलेंस 32% माना गया है, और जो मैक्सिमम प्रिविलेंस है वो केरल डिस्ट्रिक्ट में माना गया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 59-60% के इक्वल है। और जो हायर रिस्क थे मल्टी मॉर्बिडिटी के वो आपको फीमेल जेंडर, अर्बन अर्बन रेजिडेंस, सोशल आइसोलेशन, इनमें देखा गया है। लेकिन हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो एक रिसेंट सिस्टमिक रिव्यू है, इसमें 126 स्टडीज को इंक्लूड किया गया है एंड टोटल 15.4 मिलियन पीपल वर इंक्लूडेड। इसके अकॉर्डिंग ओवरऑल ग्लोबल प्रिविलेंस ऑफ मल्टी मॉर्बिडिटी वाज 37.2%। और इस स्टडी में भी जो मल्टी मॉर्बिडिटी का प्रिविलेंस है वो फीमेल में ही ज्यादा था, जैसा कि अपनी इंडिया में भी देखा गया है। और 60 से अबव जो हाफ पॉपुलेशन है उसमें तो मल्टी मॉर्बिडिटी कंडीशन देखा गया है। अब अपन इंडिविजुअल रीजन की बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, तो जो साउथ अमेरिका है उसमें सबसे ज्यादा मल्टी मॉर्बिडिटी का इंसिडेंस है, और फीमेल में ये 50% के अराउंड है और मेल में 36 के अराउंड। जबकि एशिया की बात करें तो ये फीमेल में 35 एंड 31% इन द मेल देखा गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये केवल इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एंड स्पेशली इन साउथ अमेरिका हाईली प्रिविलेंट है मल्टी मॉर्बिडिटी।
थैंक यू सो मच। तो एक ये बात बताता है कि महिलाओं में इसका इंसिडेंस ज्यादा है, ये कुछ ज्यादा नाइंसाफी नहीं है? यस मैम, क्योंकि दोनों ही स्टडी इवन इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल में ज्यादा देखा गया है। मे बी लेस एजुकेशन, लेस फिजिकल एक्टिविटी, and they are reluctant to show the to go to the hospital. So all these can lead to the increased prevalence. हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि जहाँ पे भी बात करते हैं महिलाओं की तो वे ज्यादा काम करती हैं, और पर अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी भी जागरूक नहीं रहती हैं। उनके लिए हमेशा से फैमिली फर्स्ट और फैमिली मैन फर्स्ट होता है। तो इसलिए भी, और जैसा आप कह रहे हैं कि वो रिलेक्टेंट होते हैं और अपना ध्यान नहीं रखती हैं, तो इसलिए उनके अंदर में कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। और एक और कारण भी होता है कि सब सोचते हैं कि ये हमेशा रोती रहती हैं, क्या इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा नहीं है, वो महिला है, वो हिला भी देती हैं। तो आप उनको हल्के में मत लीजिएगा। प्रिविलेंस के बाद में हम क्या हम जानना चाहेंगे डॉक्टर ममता आपसे कि जो मल्टी मॉर्बिडिटी है, तो इसको कैसे डिले कर सकते हैं? क्या कोई ये संभव है कि हम उसे डिले कर सकें, या ये एक बार हो गई, मतलब कि एक बार बीमारियों ने धरपकड़ कर ली तो उससे बचा नहीं जा सकता, या हम बच सकते हैं? जी, आपके विचार। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम। मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक का मतलब मेरी रेजिडेंसी, पोस्ट रेजिडेंसी एंड अभी कंसल्टेंसी में मैंने बहुत सारे 90 प्लस पेशेंट देखे हैं। और वो जो भी 90 प्लस पेशेंट्स हैं उनमें मल्टी मॉर्बिडिटी जनरली नहीं होती। उन 90 प्लस के पेशेंट्स में मैक्सिमम 90 टू 95% पेशेंट हैव द जीरो मॉर्बिडिटी। इवन एक रिसेंटली 93 ईयर के बाबा एडमिट थे, उनको ना डायबिटीज था ना हाइपरटेंशन था, ही सिंपली एडमिटेड विद द LRTI। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ जीना है तो मल्टी मॉर्बिडिटी से आपको बचना ही होगा। तो इसके बहुत से सिंपल तरीके हैं जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हो गया है तो इसके जो प्रोग्रेशन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि और कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। और साथ में पॉलीफार्मेसी को भी मैनेज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले पॉइंट तो हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेज ही आता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिसेज में न्यूट्रिशन है, आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस डाइट लेना है। उसमें शुगर एंड जो सॉल्ट है उसका लिमिट रखना है, बहुत कम यूज करना है। प्रोसेस्ड फूड बहुत कम यूज करना है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फेट, फेट में भी जो हेल्दी फेट है वो इक्वल अमाउंट में जितना आपको नीडेड है उतना ही लेना है। सेकंड आता है फिजिकल एक्टिविटी। तो जैसा हमने प्रीवियस वेबिनार में भी डिस्कस किया था, फिजिकल एक्टिविटी में आपकी एक्सरसाइज ही जाती है, जिसमें सिंपल जो आपका एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, रेसिंग आता है, वो 150 मिनट पर वीक माना जाता है। ब्रिस्क वॉक होना चाहिए ये। अगर हम बैलेंस एक्सरसाइज की बात करें तो वो थ्राइस ए वीक करना चाहिए आपको। एंड जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की बात करते हैं, जैसे वेट बियरिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो वो ट्वाइस ए वीक आपको डेफिनेटली करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, कि हाँ फिजिकल का तो हमने ध्यान रख लिया लेकिन उसके साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है स्ट्रेस है, डिप्रेशन, एंजाइटी की कुछ भी सिम्टम्स है तो उनको मैनेज करना है। सोशली कनेक्टेड रहना है, क्योंकि सोशल आइसोलेशन एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डिमेंशिया का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का एंड इवन मल्टी मॉर्बिडिटीज का। इसके अलावा जितने भी आपको कंसर्न लग रहे हैं, लो मूड है, फेटिलिटी महसूस कर रहे हो, तो आपको इनको एड्रेस करना है, इग्नोर नहीं करना है। थर्ड पॉइंट आता है केयर गिवर एंड पेशेंट एजुकेशन पे। तो जनरली हम जीरियाट्रिशियन, अगर किसी पेशेंट को पॉलीफार्मेसी चल रही है तो हम उनके केयर गिवर को एंड पेशेंट को हर एक मेडिकेशन का साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं। उनको कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको तो आपको डेफिनेटली लेना ही लेना है, लेकिन कुछ दवाइयां जो सिंपल सिम्टम मैनेजमेंट के लिए हैं उनको आप एज ए सिम्टम कंट्रोल होने पे इग्नोर कर सकते हो या बंद कर सकते हो। और अगर आप कोई भी हर्बल मेडिकेशन ले रहे हो तो उसको अपने फिजिशियन को जरूर बताना चाहिए। इस तरीके से आप एक पॉलीफार्मेसी को मैनेज कर सकते हैं। ये आपकी कोमॉर्बिडिटी है। इसके अलावा एक प्रिवेंटिव जीरियाट्रिक हेल्थ आता है।
जो कि बहुत रेयरली डिस्कस किया जाता है, और हमारे नेक्स्ट वेबिनार में भी इसको कवर किया जाएगा कि जैसे बच्चों के लिए वैक्सीनेशंस होते हैं वैसे ही बुजुर्गों के लिए भी वैक्सीनेशंस होते हैं, और उसके थ्रू आप बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत सारे कैंसर स्क्रीनिंग होते हैं, और आपको ब्लड, बीपी, शुगर, लिपिड्स, इन सबको भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करना चाहिए, अगर आपको डिजीज है तो भी और अगर नहीं है तो भी। उसके अलावा मेडिकेशंस का स्मार्ट यूज में आपको ओवर द काउंटर ड्रग को यूज करने से बचना चाहिए। अगर यूज कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए। बहुत सारी जगह से दवाइयां ले रही हैं तो वो भी बताना चाहिए अपने फिजिशियन को, ताकि डुप्लीकेशंस नहीं हो सके दवाइयों का। और टाइम टू टाइम एक मेडिकेशन चार्ट मेंटेन करके उसको रेगुलर जो आपकी अपॉइंटमेंट है उस पे अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और आप खुद भी उनको डी प्रेस्क्राइबिंग के लिए पूछ सकते हो, ये भी पूछ सकते हो कि दवाई का अभी भी जरूरत है या नहीं है, जिससे कि पॉलीफार्मेसी को भी मैनेज किया जा सकता है। ये बहुत से सिंपल तरीकों से आप अपनी मल्टी मॉर्बिडिटी, पॉलीफार्मेसीज को अवॉइड कर सकते हैं और बहुत हद तक डिले भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एंडोर्फिन्स भी बढ़ते हैं, आपका पेन मैनेजमेंट अच्छे से होगा। सोशलाइज करते हैं तो आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज, जो ब्रेन की एक्टिविटीज हैं, वो भी अच्छी होती हैं। आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी होती है, आपकी वोकैबुलरी सही होती है, और आप रिलेट कर पाते हैं, और ज्यादा अच्छे से, जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी इम्प्रूव होता है। तो ओवरऑल आपका बेटर कहना चाहिए लाइफ भी हो जाती है, एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो केयर गिवर्स को भी आपका बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। और अब हम आगे चलते हैं कि अगर पॉलीफार्मेसी जो है उसको हम कैसे बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर ममता, इतने अच्छे से बताने के लिए, और ये बताने के लिए कि जब हमारे यहाँ एक से ज्यादा बीमारियां होती हैं और ज्यादा हम दवाइयां लेते हैं, तो बेहतर है कि हम किसी एक डॉक्टर के अंदर कन्फाइड करें, और वो जीरियाट्रिशियन हो तो बेहतर है। अब ये मत सोचिएगा कि आप, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मैं कैसे जाऊं जीरियाट्रिशियन के पास में। जनाब, इतनी अच्छी प्यारी सी आपके पास में डॉक्टर हैं, देखिए उनको, और वो इतनी चार्मिंग, इतनी अच्छी हैं, आपको हमेशा उनके पास में जाना चाहिए और दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आपको पूरे से देख पाते हैं। एंड नॉट ओनली डॉक्टर ममता की मैं बात करूंगी, इन एनी हॉस्पिटल इफ यू आर लकी इनफ, अगर आपके पास में ये सुविधा है, तो एक और बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम कई बार सोचते हैं कि हमें ये तकलीफ है, हमें स्किन का प्रॉब्लम है तो हमें तो स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना चाहिए, हमको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो हमको रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट के पास में जाना चाहिए, हमको हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। और हम ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी ये बता दें कि हमारी जो दूसरे स्पेशलिस्ट से किस संदर्भ में मुलाकात हुई है और क्या दवाइयां चल रही हैं। कई बार जो एडेड मेडिसिन होती हैं वो इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि उनका जो टॉक्सिक इफेक्ट्स आने लग जाता है, वो डुप्लीकेशन हो जाता है। ये तो हुई बात कि आपने नहीं बताया तो, और कई बार ये होता है कि आप भूल जाते हैं, आपने दवा ली थी नहीं ली थी, आपने कहीं पे रिकॉर्ड तो किया नहीं, तो फिर क्या होगा, आप भूल गए, आपने सोचा कि ये दवा मैंने नहीं ली और दोबारा ले ली। जैसे होता है ना ट्विंस के साथ में, माँ भूल जाती है कि किस बच्चे को दूध पिलाया था, किसको नहीं पिलाया, और फिर एक ही को पिलाते रहती हैं और दूसरे को भूल जाती हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा, और इसके लिए हम आगे समझते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। और इसके पहले कि हम जाएं उस तरफ कि क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और हमें कैसे अपने आप को इस तरह की गलतियों से बचाना चाहिए, हम कुछ केसेस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर ममता, की जो मल्टी मॉर्बिडिटी के या जो पॉलीफार्मेसी के केसेस आपके पास में आते हैं, तो क्या आप उनके बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगी, क्योंकि ये भी एक आई ओपनर हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए। जी। ये हमारी डे टू डे ओपीडी में हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं। एक पेशेंट में डिस्कस करना चाहूंगी जो कि 75 ईयर ओल्ड मेल थे। डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, सी प्रोस्टेट के लिए टीयूआर भी हो रखा है, अभी भी उनको यूरिनेशन में इश्यू है, अलोंग विद द सीएडी है। वो हमारे पास में इमरजेंसी में आते हैं अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर। जब उनका चेक करते हैं शुगर, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया फॉर्म में मिलते हैं। शुगर उनका 34 35 होता है।
अब उनका ड्रग अगर हम रिव्यू करते हैं और एग्जामिन करते हैं तो पेशेंट्स को बायलेटरल पीडल एडिमा देखने को मिलता है हमें, और उनको डिजीनेस भी हो, और उनका डिटेल इवेल्यूशन, हालांकि हाइपोग्लाइसेमिया तो ठीक कर लिया जाता है इमरजेंसी में ही डेक्स्ट्रोज देके, फिर और डिटेल इवेल्यूशन में हमने देखा कि उनको बायलेटरल पीडल एडिमा था, डिजीनेस था उनको, और वो बहुत जल्दी फेटिग हो जाते थे, उनको थकान हो जाती थी। तो जब उनका ड्रग का हमें एवेल्यूशन किया गया, ड्रग देखा गया, तो शुगर के लिए वो OHA ले रहे थे, जिसको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देते हैं। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक में वो एक ग्लिमिप्राइड करके ड्रग ले रहे थे, 75 की एज में 2 mg ले रहे थे मॉर्निंग एंड इवनिंग में, और उसके पहली नाइट में उन्होंने डिनर अच्छे से नहीं किया था। उसके अलावा बीपी के लिए अम्लोडिपिन ले रहे थे, एंटीप्लेटलेट ले रहे थे, एंड BPH के लिए भी वो मेडिसिन ले रहे थे। तो सबसे पहले तो यही मैं बताना चाहूंगी कि क्यों जीरियाट्रिशियन के पास जाना जरूरी है। जनरली इस एज में जो आपका शुगर के ऊपर फोकस करे, तो जो शुगर की दवाई है वो भी बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन का जरूरत होता है, क्योंकि जो ग्लिमिप्राइड, जिसको हम सल्फोन्यूरिया कैटेगरी में डालते हैं, वो एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है जो इस एज में जनरली प्रिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि इसका बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। अगर आपको सल्फोन्यूरिया प्रिस्क्राइब भी करनी होती है तो शॉर्ट एक्टिंग जो सल्फोन्यूरिया है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत कम हो सके। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी इस केस में कि जो HbA1c का लेवल हम कंसिडर करते हैं वो यंग में और ओल्डर पीपल में बहुत डिफरेंट होता है। यंग में इसका हम जो टारगेट है 7 के अराउंड रखते हैं, लेकिन जो 60 से अबव की पर्सन है उसमें इसका टारगेट डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या क्या कोमोर्बिडिटीज हैं, उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और उसका लाइफ स्टाइल क्या है। उसके बेस पे इसका जो क्राइटेरिया है वो 7, 7.5, 8 या 8.5 तक भी रखा जा सकता है। इसको हम यंग से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा इस इशू अगर इस पेशेंट में हम देखें तो उसको बायलेटरल पेडल एडिमा थी, जो कि बहुत कॉमनली हम ओपीडी में देखते हैं। एक अम्लोडिपिन बहुत सिंपल सा टेबलेट है जो हाइपरटेंशन के लिए दिया जाता है। एल्डरली में अम्लोडिपिन इंड्यूस पेडल एडिमा बहुत कॉमनली देखा जाता है। इसमें सिंपल हमें अम्लोडिपिन को चेंज करके उसका दूसरा एंटी हाइपरटेंसिव ऐड करना था, शुगर का ड्रग जो ड्रग है वो मॉडिफिकेशन करना था, साथ में उसके लीवर किडनी फंक्शन के अकॉर्डिंग भी ड्रग मॉडिफाई करना था। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ पेशेंट जिनको अम्लोडिपिन चल रहा है, पेडल एडिमा हो जाता है, फिर वो हम आते हैं कि ये था, उसके बाद में हमें डायूरेटिक प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि एडिमा के लिए। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिस्क्राइबिंग कैस्केड। ऐसा नहीं करके वी हैव टू इवेलुएट द इंडिविजुअल ड्रग, एंड वी हैव टू थिंक कि इट कुड बी द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो सिंपल ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट वाज द ड्रग मॉडिफिकेशन। बहुत सुंदर बात आपने कही। इसमें मेरे को एक बात याद आ रही है कि कभी कभी क्या होता है ना कि लोग बाग डॉक्टर के जाने के बजाय अपने किसी रिलेटिव, उसने कुछ दवा ली, उसको उससे फायदा हुआ, तो वो बोलते हैं कि देखो जी मेरे को तो इससे फायदा हुआ था, ये बहुत अच्छी रामबाण दवा है, और अब डॉक्टर के पास में जाके पैसा क्या खर्च करना, आप तो इसको ट्राई करो, आपको फायदा हो जाएगा। और वो एक कहना चाहिए कि रिलेटिव प्रिस्क्रिप्शन चालू हो जाते हैं। तो ये जो एक मानसिकता होती है, तो प्लीज इससे बचें, अपनी दवा दूसरे को ना दें। एक तो इससे आपकी खुराक कम ज्यादा हो जाएगी, और दूसरा आपको नहीं पता उस व्यक्ति के शरीर में क्या बीमारियां हैं, उसका शरीर किस तरह का है, तो उसके डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को ही अपना काम करने दें। तो चलिए, ये तो हुई कुछ समझदारी की बातें। अब हम जानते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग आपके पास में जैसे आता है, अब उनको तो भूलने की बीमारी जैसे आप बोल रहे हैं कि बढ़ते जाती है, तो उनके जो केयर गिवर्स हैं या जो उनके घर वाले हैं, तो उसके अंदर में आप क्या चीज उनको सुझाव देते हैं कि किस तरह से वो उनका देखभाल करें? क्या एक ही व्यक्ति को करना चाहिए या हर बार अलग अलग व्यक्ति? जैसे कई बार होता है ना, आपने भी महसूस किया होगा कि ओपीडी में हर बार एक नया बंदा लेके आता है और उससे पूछें कि भाई बाबा को या अम्मा को क्या तकलीफ है, तो बोलेंगे पता नहीं मैडम, आप खुद देख लो इनको क्या तकलीफ है, मैं तो पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता, वो उनकी और कोई नहीं था तो मैं लेके आ गया। तो इस तरह की जो समस्या होती है उसको आप कैसे निपटती हैं, और क्या सुझाव देना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? जी। थैंक यू मैम। ये भी बहुत कॉमनली हमारी ओपीडी में देखा जाता है, स्पेशली अगर पेशेंट को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डिमेंशिया है
और अगर उसको हियरिंग लॉस है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें उनका हिस्ट्री लेना, क्या चल रहा था, क्या हुआ है और अभी क्या सीन है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम रिलेटिव को ही समझाने में हमारा टाइम निकलता है कि आपको कैसे इनका केयर करना है और क्या करना है। तो अगर कोई एल्डरली पेशेंट है, मल्टी मॉर्बिडिटी है, बहुत सारी दवाइयां ले रहे हैं, तो जनरली तो यही है कि जो अपना एल्डरली पेशेंट जिनके साथ फैमिली केयर गिवर जो कंटिन्यूअसली उनके साथ रह रहा है, दैट शुड बी द केयर गिवर, जो फैमिली मेंबर कंटिन्यूअसली उनके साथ रह रहा है, जैसे लास्ट 10 ईयर से या 15 ईयर से। ऐसे नहीं कि कोई रिलेटिव 2 दिन के लिए आया है, आज उसने दवाई दे दी है, फिर उसने दे दी है। दूसरी चीज हम उनको बोलते हैं कि आपको इनका जितना भी डिजीज है, जो भी दवाइयां ले रहे हैं, उनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके रखना है। वो डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, उसको भी हम एक बता सकते हैं। हाँ जी, इसमें हम बोलते हैं कि आपको एक फाइल लेनी है। फाइल में सबसे फर्स्ट पेज पे तो उनका पूरा इंफॉर्मेशन रखना है। स्पेशली अगर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें उनका नाम, ब्लड ग्रुप, इमरजेंसी कांटेक्ट, उनका एड्रेस, इंश्योरेंस डिटेल्स, ये सब कुछ आना चाहिए। मेडिकल हिस्ट्री में जितना भी उनका पास्ट का डिजीज है, कितने दिनों से है, वो कितना ड्यूरेशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, 20 ईयर है या 10 है, या अगर उनको कोई सर्जरी हो रखी है, एंड स्पेशली एलर्जी, किसी ड्रग से एलर्जी है, फूड से एलर्जी है, या कोई सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। अब आता है मेडिकेशन चार्ट। तो मेडिकेशन चार्ट में कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है, और बहुत बार जो पेशेंट्स होते हैं ओवर द काउंटर भी दवाइयां लेते हैं, उन सब का रिकॉर्ड भी उस फाइल में रहना चाहिए। अब ये होता है, इसके अलावा जो भी डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं, उनका नेम, उनकी कांटेक्ट डिटेल, और उनका पास्ट कब विजिट किया था आपने, फ्यूचर कब अपॉइंटमेंट है, उनका डिटेल होना चाहिए। जितने भी उनके पुराने टेस्ट हो रखे हैं, लैब टेस्ट हो सकते हैं, इमेजिंग हो सकती है जैसे एक्सरे, एमआरआई, उन सबको भी डेट वाइज सीक्वेंस में जचा के रखना है। अगर पेशेंट को वैक्सीनेशन हुआ है तो उसका रिकॉर्ड, अगर वो कभी एडमिट हुए हैं, डिस्चार्ज समरी क्या था, हॉस्पिटल नोट्स क्या है, वो सब कुछ। इसके अलावा डाइटिशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट के भी जो भी इंस्ट्रक्शन है, वो एक फाइल में आपको मेंटेन करके रखनी चाहिए। और ये जो मेंटेनेंस है वो डेट वाइज रहेगा तो बहुत अच्छा है। जैसे कि पुराना डेट का पीछे की साइड रख सकते हैं, न्यू डेट्स का ऊपर की साइड है, तो वो इजीली आपको पेशेंट को समझने में इजी हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स ये है कि आइदर यू कैन यूज द डिवाइडर, या उसको फोल्डर में यूज कर सकते हैं। जैसे एक कुछ पेज हो गए जिसमें आपका मेडिकेशन हिस्ट्री है, कुछ पेज हो गए जिसमें केवल टेस्ट का रिपोर्ट है, फिर उससे एक कॉलम में आपका केवल कंसल्टेशन है, और जो सबसे ऊपर एक पेज जो समराइज होना चाहिए, जिसमें सिंपल पेशेंट का नेम, एज और क्या क्या दवाइयां चल रहा है, और मोटा मोटा क्या क्या डायग्नोसिस है उनका। उससे बहुत इजी हो जाता है किसी भी फिजिशियन के लिए समझना, और उसका ऑल ओवर पूरा लाइफ का हिस्ट्री उस एक फोल्डर में होने से, अगर आपके जो रिलेटिव हैं, जो केयर गिवर है, वो चेंज भी हो रहे हैं, तो हिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन में, सिम्टम्स आइडेंटिफिकेशन में इतना डिफिकल्टी नहीं होता है। तो एक तो ये हमें बोलना है। दूसरा ये कि अगर आपका मल्टी मॉर्बिडिटी है, पॉलीफार्मेसी है, तो उनके जो अपॉइंटमेंट है वो भी आपको फिक्स करके रखना है, ताकि टाइम टू टाइम आप अपॉइंटमेंट पे जा सके। और अगर पेशेंट का बहुत ज्यादा पॉलीफार्मेसी है, और अगर आपने उनका पॉलीफार्मेसी का रिकॉर्ड रखा है, तो आपको अपने डॉक्टर से पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ये दवाइयाँ अभी भी यूजफुल हैं या नहीं है, इनमें से हम कुछ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपके पेशेंट में कोई न्यू सिम्टम्स आ रहा है, तो वो भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि ये कोई ड्रग का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, या ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस भी तो नहीं हो रहा। इससे आपका डी प्रेस्क्राइबिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखने का बहुत जरूरत है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। कि पर इसमें एक चीज और सिर्फ मैं ऐड करूंगी कि आप अपनी दवा अपने मन से कि मुझे ये रिएक्शन हो रहा है सोच के बंद न करें। कोई भी दवा सडनली बंद नहीं करें। आप डॉक्टर से मिलें, उनसे चर्चा करें, और फिर समझ के, अगर वो चाहेंगे, अगर वो समझते हैं कि ये दवा आपकी बंद की जा सकती है, तो ही बंद करें। क्योंकि कई बार दवाइयां जो हैं वो आपके लिए लाइफ सपोर्ट होती हैं। तो
तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आपको लगा कि मेरी जो ये डायबिटीज की दवा है, मुझे इसके कारण हो रहा है, आपके दिमाग में ये शक बैठ गया और आपने दवा बंद कर दी। अब उसका नतीजा क्या होगा? आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा और उसकी प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं। उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपके हार्ट पे, आपके किडनी पे, आपकी आंखों पे देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा कतई नहीं करिएगा। हाँ, अब ये बात आती है कि अगर आपके पास में एक से ज्यादा दवाइयां हैं तो उसका सॉल्यूशन भी डॉक्टर ममता के पास है। तो वो बताएंगे आपको कि कैसे अपनी दवाओं को आप सुचारू रूप से ले सकते हैं पिल बॉक्स के। तो ये पिल बॉक्स क्या होता है? थैंक यू मैम। ये पिल बॉक्स एक न्यू कंसेप्ट है, स्पेशली पॉलीफार्मेसी मैनेज करने में। और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा, पॉलीफार्मेसी जनरली 5 मेडिसिन मानी जाती है, लेकिन कई बार पेशेंट होता है जिसको 10 एंड मोर देन 10 मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जाती है, तो उसको आप पिल बॉक्स से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक राइट पिल बॉक्स चूज करना चाहिए। इसके लिए मेरा ये सिंपल है कि अगर पेशेंट को बहुत कम दवाइयां हैं, जैसे 1 या 2 ड्रग ही चल रही है, तो आप मंथली पिल बॉक्स ले सकते हैं। अगर जैसे 5-6 मेडिसिन पर डे के अकॉर्डिंग है, तो आप वीकली पिल बॉक्स ले सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा आपको दवाई है, तो फिर आपको डेली बेसिस का पिल बॉक्स यूज करना चाहिए। पिल बॉक्स में दवाइयां अरेंज करने के लिए सबसे पहले आपके जितने भी प्रेस्क्रिप्शन है, मेडिसिन स्ट्रिप्स है, वो कलेक्ट करना है। फिर उनको एकदम ध्यान से देखते हुए और एक एक ड्रग रखते हुए पिल बॉक्स को वीकली बेसिस पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि एक फोटो है पिल बॉक्स का, जो कि वीकली पिल बॉक्स का है। यहाँ पे 7 पिल बॉक्स हैं और ईच पिल बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 कंपार्टमेंट, जो कि आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग के अकॉर्डिंग है। ये जो कंपार्टमेंट है वो ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कुछ दवाइयां एसओएस बेस पे देते हैं कि जब जरूरत है तो ले सकते हो, या फिर कुछ और 4 टाइम्स ए डे अगर कुछ है। इस स्लाइड में हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो वीकली पिल बॉक्स का एग्जांपल है, जिसमें 7 पिल बॉक्सेज है और ईच पिल बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू द 3 कंपार्टमेंट, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। तो ये जो पिल बॉक्स का साइज है और ईच पिल बॉक्स का जो ऐसे कंपार्टमेंट है, दैट वुड बी इंडिविजुअलाइज्ड। आपके पेशेंट को कितनी दवाइयां चल रही हैं, 4 टाइम्स ए डे चल रही है, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और मंथली पिल बॉक्स लेना है या फिर डेली पिल बॉक्स लेना है, वो उनकी कोमॉर्बिडिटी एंड जो पॉलीफार्मेसी है उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर वीकली है तो इसको वीकली फिल करना होता है, क्वाइट एंड डेजिग्नेटेड एरिया में ही फिल करना है। फिल करने के बाद में डबल चेक करना है कि कहीं कोई दवाई 2 बार तो नहीं रख दी है, या फिर मॉर्निंग का इवनिंग में तो नहीं रख दिया है। पिल बॉक्स को केयरफुली फिल करने के बाद में एक विजिबल प्लेस पे आप रख सकते हो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत इश्यूज है कि दवाई का डुप्लीकेशन हो रहा है या मिसिंग हो रहा है, तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। और आपको हमेशा एक फिक्स डे डिसाइड करना चाहिए कि या तो संडे या फिर मंडे को ही आप इस पिल बॉक्स को फिल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। और उससे भी इम्पोर्टेंट अगर आप है कि आप पिल बॉक्स के साथ में एक ये चार्ट बना के अटैच कर सकते हैं। इसका जो डिजाइन है वो भी आप अपनी पॉलीफार्मेसी मेडिसिन के नंबर पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो आप पेशेंट से पूछ सकते हैं या जो भी रिलेटिव उसके साथ में है कि जैसे मंडे का अगर उन्होंने मॉर्निंग डोज ले लिया है तो उस पे वो टिक कर दे, आफ्टरनून डोज हुआ है टिक कर दिया। तो जो भी कंसर्न पर्सन है वो टिक के बेस पे समझ सकता है कि हाँ कोई डोज मिस तो नहीं हुई है या फिर कुछ डुप्लीकेशन तो नहीं हुआ है, अगर टिक है या टिक नहीं है। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है पॉलीफार्मेसी को मैनेज करने में। अगर पॉलीफार्मेसी एविडेंस बेस्ड है और आपके डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, स्पेशली उन पेशेंट में जिनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या फिर बहुत सारी मेडिसिन चल रही है, तो इसको आप पिल बॉक्स के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है कि कैसे क्या करना है, तो आप डेफिनेटली अपने जीरियाट्रिशियन से मिल सकते हैं। वो आपको और इसके रिगार्डिंग एडवाइस कर देंगे। बहुत सुंदर आपने कहा कि एक हमेशा चार्ट रखना चाहिए जो कि और इजीली विजिबल प्लेस पे होना चाहिए, जहाँ पे आसानी से देखा जा सके और घर के दूसरे मेंबर भी देख सकते हैं। और यदि उसमें दवा लेने के बाद में टिक मार्क हुआ है तो दूसरा भी रीचेक, काउंटर चेकिंग जिसे कहते हैं, वो कर सकते हैं कि भाई हाँ इनकी ये दवा हो गई है या अभी टिक मार्क नहीं हुआ, मतलब कि इन्होंने नहीं ली है। और आप चेक कर सकते हैं कि पिल बॉक्स के अंदर में वो दवा उस खाने में है
या नहीं है। अगर है तो भाई आप उसको दे दीजिए। कभी कभी ये भी होता है कि दवा तो है पर गलत खाने की दवा खा ली जाती है, जैसे कि मॉर्निंग की दवा इवनिंग के लिए तक पड़ी रहती है और इवनिंग की दवा मॉर्निंग में खा ली, तो उसमें थोड़ी परेशानी होती है, पर्टिकुलरली उन लोगों को जिनको कि अगर कुछ डाययूरेटिक या पेशाब बढ़ाने की दवा चल रही हो या कुछ नींद की दवा चल रही हो तो उसका असर उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने की बात है। जो भी अ, सेवा दे रहे हैं बुजुर्गों की या घर में किसी भी रोगी की, तो उसके लिए ये बहुत ध्यान में रखने की बात है कि आप दवा देख करके दें। और दवा देने के पहले, कोई भी दवा भरने के पहले प्लीज चेक फॉर द एक्सपायरी डेट, वो देख लें। और आपने सही दवा रखी है इसको भी देख लें। तो थोड़ा पढ़ना सीख जाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है और ये बहुत आसान होता है। ये कोई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत भारी काम है, बहुत आसान है। बस एक इच्छा होनी चाहिए करने की। तो इसके साथ ही अब हम आ रहे हैं, वैसे तो टाइम होते जा रहा है और छोड़ने की इच्छा नहीं होती। प्रश्न तो ऐसे होते हैं ना, उबल उबल के ऊपर आते रहते हैं कि हाँ भाई अब ये प्रश्न, अब एक और एक प्रश्न का उत्तर आया तो दूसरा प्रश्न जागृत हो जाता है। तो ये हम जब बात कर रहे थे केयर गिवर्स की, तो कभी कभी ये भी होता है कि टू मच इज एक्सपेक्टेड, उनसे भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है। अब वो भी ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है वो भी आपकी मदद करते करते उनको भी शारीरिक तौर पे वो उतना स्वस्थ महसूस ना कर रहे हो, उनको भी फटीग हो रहा हो, उनको परेशानी हो रही हो। तो क्या हमें समझाना चाहिए जिससे कि किसी इस तरह की कोई परेशानी ना आए, कि जो दवाइयां हैं वो सुचारू रूप से ली जा सकें और एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बना रहे और किसी तरह की भी कोई इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति पैदा ना हो। जी। मी टाइम हम जिसे कहते हैं, वो हम अपने केयर गिवर्स को कैसे समझा सकते हैं और अपने मरीजों को भी कि भाई इनको भी थोड़ा मौका दो आराम का, थोड़ा आप भी ध्यान दो। देखिए, इसको केयर गिवर फेटिक बोला जाता है। अगर कोई केयर गिवर कोई मल्टी मॉर्बिडिटी ओल्डर पीपल का बहुत लंबे टाइम से केयर कर रहा है, तो उसको भी फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल फेटिक हो जाता है, जिसको केयर गिवर फेटिक कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका यही है कि जो भी केयर गिवर है उसको ये समझना चाहिए कि ये एक नॉर्मल चीज है जो किसी को भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि वो खुद फैटिक महसूस कर रहा है, खुद डिप्रेशन महसूस कर रहा है, एंजाइटी महसूस कर रहा है और बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, उसके बावजूद भी कि नहीं ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना ही होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद फिट नहीं रहेंगे और आप खुद अपने कोई मेंटल इश्यूज ले लिए हैं, तो डेफिनेटली आपका जो केयर गिविंग, जो आपका मेन एम है, वो भी सही से फुलफिल नहीं हो पाएगा। और जो केयर गिविंग में जो बहुत सारे मिस्टेक्स हो सकती हैं और आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज को एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, दिस इज द नॉर्मल पार्ट ऑफ केयर गिविंग, आई कुड फील फैटिग। सेकंड ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको हेल्प के लिए पूछना चाहिए। उसके लिए आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। और आप जो भी फील कर रहे हैं कि नहीं बहुत थका महसूस कर रहा हूँ या मुझे रेस्ट चाहिए, वो उनसे डिस्कस करना चाहिए आपको। थर्ड पार्ट आता है कि आप इसके लिए कुछ काउंसलिंग भी ले सकते हैं साइकोलॉजिस्ट से, कुछ बिहेवियर थेरेपी भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होता है। थर्ड आता है कि आप सिंपल अपने फैमिली मेंबर को बोलो कि वो थोड़े दिन के लिए आपकी जगह केयर गिविंग का काम कर ले, ताकि आपको रेस्ट मिल सके, मी टाइम मिल सके। एक पॉइंट आता है कि या तो आप डिसाइड कीजिए कि केयर गिविंग के टाइम पे आप थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालेंगे, जैसे कि हर हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद में 10 to 15 मिनट, जिसमें आप डीप ब्रीथिंग कर सके, मेडिटेशन कर सके, वॉक कर सके, ये सब कर सकते हैं। अगर इन सब के बावजूद भी इफ यू आर फीलिंग केयर गिवर फटीग, तो आप एक रेस्पाइट केयर हो सकते हैं वो यूज कर सकते हैं, जिसमें कि होता है कि आइदर यू कैन यूज द रेजिडेंशियल एरिया, जिसमें होता है आपके जो ओल्डर पीपल हैं उनको आप कोई रेजिडेंशियल सीनियर सिटीजन केयर सेंटर्स होते हैं वहां पे कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हैं, कुछ दिन के लिए या कुछ वीक के लिए छोड़ सकते हैं, जिसमें कि आप अपना पर्सनल काम कर सको, अपना खुद का दोबारा से रिहेबिलिटेशन
अपने जो भी आपका फोकस कर सके, तो उससे आपका केयर गिविंग पार्ट पे इम्प्रूव होगा और आपकी खुद की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ डे केयर सेंटर पे कुछ आवर्स के लिए उनको छोड़ सकते हैं, जिसमें कि वो अपना कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, फूड इनटेक ले सकते हैं, और फिर मॉर्निंग इवनिंग में आप उनको दोबारा घर पे ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि यू कैन हायर समवन, जो कि पेड केयर गिवर बोला जाता है। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यू नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जो कि आजकल बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। इवन इन हॉस्पिटल्स में भी जब पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो फैमिली मेंबर्स के पास टाइम नहीं होता है, तो पेड केयर गिवर वो लोग रखते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है फैटिक, तो आप पेड केयर गिवर कुछ दिन के लिए या फिर कुछ आवर्स इन वन डे के लिए रख सकते हैं। तो ये सब कुछ करते हुए आप अपने फैटिबिलिटी को रिजोल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको इसको एड्रेस करना है, रेदर देन कि नहीं मैं तो फैटिक महसूस नहीं कर सकता और मुझे तो ध्यान रखना ही है क्योंकि मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप ध्यान रखना चाहते हैं अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने और उनको पूरा सा सहयोग देना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। पर एक बात ध्यान रखें कि अगर जैसे होता है ना फ्लाइट में कि दूसरे को मास्क पहनाने के पहले खुद अपने को पहन लीजिए जिससे आपका ऑक्सीजनेशन सही रहे, तो वैसे ही आपको अपना ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल यहाँ जगह जगह पे डे केयर सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे बुजुर्ग जा सकते हैं, उनको अपनी उम्र के और साथी मिलते हैं, उनके साथ में उनका इंटरेक्शन होता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी वहाँ होती है, तो रिक्रिएशन भी होता है वहाँ पे, भक्ति वगैरह भी होती है, तो हर मूड हर चीज में उनको अच्छा लगता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो बीमारियां तो आधी भागी जाती हैं। तो इसका बहुत ही एक अच्छा फल देखने को मिलता है। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए उनका टाइम है, आपके लिए अपना टाइम भी है। तो अपने को भी समय दें, अपने को भी रिक्रिएशन में दें, अपना भी ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, खाने पीने का ध्यान रखें, उनका भी ध्यान रखें, उनसे भी कराएं। और जितनी अच्छे से एक्टिविटी होगी उतना ही अच्छा फल होगा। तो हमने जाना कि पॉलीफार्मेसी और मल्टी मॉर्बिडिटी कोई नई चीज नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारे सेल जो डिवीजन करना बंद कर देते हैं, उनकी एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे होता है ना कि जब मुफलसी में आटा गीला, तो जब एक बार कोई परेशानी आती है तो और दूसरी भी आती चली जाती है, क्योंकि आपका शरीर जो है सबको इनवाइट करने लग जाता है। आपकी एक्टिविटीज कम कर देते हैं, आप अपना खाना पीना, आप अपने जवान की कहने में चटोरेपन के कारण या अपनी इच्छाओं के कारण आप ये पचा नहीं पाते हैं, इसके कारण भी आप वो सही खाना नहीं करते हैं, सही आपका रहन सहन नहीं रहता है, तो बीमारियां और ज्यादा आपके पास में आके चिपकते चले जाती है, एक के बाद एक के बाद एक। और जैसे जैसे आती जाती हैं वैसे वैसे ही आपकी दवाइयों की संख्या भी बढ़ते जाती है। तो यदि आपको दवाइयों से बचना है, अच्छे से जीना है, खूब बढ़िया रहना है, तो उम्र कोई नंबर नहीं है। आप हमेशा इवन 90+ में भी आप अच्छे से चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपकी मेंटल फैकल्टी अच्छी रह सकती है। और ये हम नहीं कहते, आप ये मत सोचिए कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, जी नहीं, हम नहीं कहते। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने 90 की संख्या पार कर ली है, 100 टू नॉट आउट। जी हाँ, जिन्होंने अपना ध्येय बना रखा है। तो आप भी कुछ ऊंचा सोचिए, ऊंचा समझिए, और उसको हासिल करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके साथ ही हम अब आमंत्रित करना चाहेंगे विंग कमांडर काला साहब को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं CWC इंडिया चैप्टर के, और कि वे आए और औपचारिक रूप में धन्यवाद ज्ञापन करें। और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ममता जी, आपके साथ में बात करके बहुत अच्छा लगा। और चाहते तो नहीं है कि ये चर्चा यहाँ समाप्त हो, पर समय की सीमा है, तो हमें ये यहाँ पे अपना वार्तालाप बंद को विराम देना पड़ेगा। एक बार फिर से हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके पास में कुछ प्रश्न है तो आप निसंकोच होके उन्हें आप हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उसका उत्तर हमेशा आपके लिए
लाने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसी विषय के ऊपर हमारे से चाहते हैं कि हम उस विषय को आपके सामने लेके प्रस्तुत हों, तो वो भी हो सकता है। तो फिर मिलते हैं, और काला साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, और आगे की हमारे जो वेबिनार्स हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए भी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रश्मि। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रश्मि, इतने बढ़िया से कंडक्ट करने के लिए सेमिनार सेशन को। और ममता जी, आपकी तो ज्ञान का जो सागर है उससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। एंड आई होप दे विल रियली लव दीज सेशंस। Thanks so much for sharing your knowledge with all our participants. So once again, thanks a lot for joining in today in this topic of managing multiple health conditions in elderly. Essential tips. Basically, हमने ये समझने की कोशिश की है कि होते क्या है इश्यूज और क्यों होते हैं। जो सीरीज के टॉपिक्स हम हर बार बताते हैं आपको। पहला टॉपिक अंडरस्टैंडिंग जेरियाट्रिक्स, एजिंग, एल्डर हेल्थ एंड मिथ्स हम कवर कर चुके हैं। आज हमने बात करी है मैनेजिंग मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस इन एल्डरली, एसेंशियल टिप्स। अगला जो सेशन होगा हमारा, दैट विल बी ऑन मेमोरी एंड कॉग्निटिव लॉस इन सीनियर्स, स्पॉटिंग द साइंस एंड सपोर्टिंग विद केयर। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, प्लीज ज्वाइन इन फॉर दिस प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम बात करेंगे हेल्पिंग सीनियर्स मूव विदाउट फॉल, a caregiver's guide, then smart nutrition and vaccine care for aging loved ones, and finally dignity, care and safety for elders in the final years of their life. आज के सेशन के अगर की टेकअवेज की हम बात करें तो we understood the concept of geriatric triangle and terms used therein, namely frailty, multimorbidity and polypharmacy, and also how they are interconnected. We learned about assessing frailty, factors leading to frailty, and that most of the factors that are responsible for it are modifiable or in our control. We learned about causes and mechanism of development of multimorbidity. We also learned that, like frailty, most of the causes of multimorbidity are also under our control. तो थोड़ा सा अगर अपन ध्यान दें तो फ्रेलिटी से बच सकते हैं, और फ्रेलिटी से बचेंगे तो मल्टीमॉर्बिडिटी से बचेंगे, और उससे बचेंगे तो पॉलीफार्मेसी से बचेंगे। Then we learned recognizing polypharmacy risk and how to avoid our medication. We also learned about some red flags to watch out for and need to reach out to geriatric specialists in time. We learned importance of exercising, eating healthy, or learning something new after 60. And also learned that it's never too late to start and that it slows down aging. जैसा कि हमने सुना डॉक्टर ममता से कि 90-93 साल के पेशेंट्स भी आ रहे हैं जो कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। है ना अचंभे की बात, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। And then we learned about need for keeping a physical health folder for seniors. We also learned some friendly tips for caregivers, क्योंकि caregiver की हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की जिनको केयर दे रहे हैं उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला जो प्रीमियर होगा सेशन 3, मेमोरी एंड कॉग्निटिव लॉस इन सीनियर्स, स्पॉटिंग द साइंस, सपोर्टिंग विद केयर। हमारा अगला सेशन रहेगा सीरीज के अंदर सेशन 3, मेमोरी एंड कॉग्निटिव लॉस इन सीनियर्स, स्पॉटिंग द साइंस, सपोर्टिंग विद केयर। डेट एंड टाइम 14 सितंबर 10 बजे का सुबह, और स्पीकर रहेगी हमारी जानी पहचानी डॉक्टर ममता सैनी जी। बुक रिकमेंडेशंस की हम बात करते हैं। 2 किताबें जो हम रिकमेंड करते हैं, एक है थॉटफुल रिफ्लेक्शंस फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ, और दूसरी है हाउ टू लिव लाइफ SBOP। इन दोनों किताबों के जो ऑथर है वो है डॉक्टर संजय रुनवाल जी। सो रीड दिस बुक्स एंड टेक बेनिफिट फ्रॉम देम। वी हैव वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज एट आवर फाउंडेशन। जैसा कि आपको हम बार बार बता चुके हैं, हम लोग जयपुर में राजभवन मार्ग सिविल लाइंस में लोकेटेड है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वेलनेस, you want to work with team members in India and US, you want to contribute to societal welfare, and अगर आपकी कोई कहानी है वेलनेस की जहां आपने अपनी किसी बीमारी को ठीक किया है और ठीक चल रहे हैं, तो औरों के साथ भी शेयर कीजिए। You can call us on 9511540335, और आप हमें मेल भी दे सकते हैं info@indiamycwc.org के ऊपर। We would like to thank our partners, Strategic Knowledge Partners, IHMR University and IIS University,
our community partners, JCF, MFJCF and Jewelers Association Jaipur, इन सब का धन्यवाद। ये जो हम सीरीज कर रहे हैं जेरियाट्रिक की, इसके ऊपर हमारे पार्टनर साहब एमोहा जो कि एल्डर केयर पे काम करते हैं, और राजस्थान हॉस्पिटल जहाँ की डॉक्टर ममता सैनी जी हैं आज हमारे साथ में। अभी हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि कैसे RHL में अच्छे से केयर की जाती है। Our patients come from all over with their attendants and well-wishers, dejected, stressed, fearful and panicking, spanning miles, looking for hope. This is their fight, and we are their wings. Our nurses give up themselves, their hearts, their minds, their hands, their time and talent, armed with experience, humbled with strength, dressing wounds and changing sheets, and calming nerves and keeping watch. These are the angels, and we are their wings. Our doctors trade in tomorrows. Their aim is no time. They sacrifice years to study in exchange for more days. They trade long nights to provide that split second of life. They learn and grind and push and discover, leading the way out of pain. These are the pilots, and we are their wings. People trust in our system, the breakthroughs, the work. They put their hearts and fate in our hands, all in the quest for quality care, all in the hope for health. That is their prayer, and we are its wings. We would like to thank our advisors, IC Agarwal ji, Kamal Setia ji, Vikram Karnawat ji, and Vikram Rastogi ji. Thank you all. Thanks to team of doctors, advisors, Dr. Sudhir Bhandari ji and Dr. Sheila Nambiar ji, और हमारे डॉक्टर कोचेस डॉक्टर सुनील जैन, डॉक्टर रश्मि जैन जिनसे अभी आप मुखातिब हुए, एंड डॉक्टर छवि मेहरा जी. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. एंड देन प्रो बोनो पार्टनर्स अगेन जो हमारे को लीगल इश्यू में, फाइनेंशियल इश्यूज में मदद करते हैं. ग्लोबल आंसर्स हैं, सात्विक रोस्टेड हैं, संदीप बंसीवाल जी, प्रतीक जैन जी और सुरेंद्र शाह एसोसिएट साहब. थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर हेल्प. Our ambassadors who take our message far and wide, Mahir Pratap Sharma जी और नीता बुचरा जी. और फिर मैनेजमेंट टीम जो कि इन प्रोग्राम्स को लिए इन पे काम करते हैं और आपके लिए लेके आते हैं. हमारे फाउंटेन हेड, फाउंडर एंड चेयरपर्सन मिस्टर नरेंद्र बख्शी, मैं कमांडर विद्याकांत काला, साथ में विजय मेहरा जी, डॉक्टर संजय रुनवाल, जितेंद्र गौतम जी, शरद कामरा जी, डॉक्टर गार्गी गोपेश, उमरदीन जी, सुमन पारिक जी और मोहम्मद अजहरुद्दीन जी. Team, thanks a lot for all your hard work and support. Thank you so much. एक मंत्र जो हम बात करते हैं बार बार, अभी तक हम सुनते थे we are what we eat, but going forward we need to remember we are not only what we eat, but खाने के साथ साथ उसको आप कैसे मेटाबोलाइज करते हैं, बॉडी क्या एब्जॉर्ब करती है और क्या डिटॉक्स करती है. ये सारा ही बहुत बहुत जरूरी है हमारे लिए. You can follow us on YouTube. You can follow us on Facebook. Instagram is also on LinkedIn. Once again, our next premiere on memory and cognitive loss in seniors, spotting the signs, supporting with care. समय रहेगा 10 बजे का, 14 सितंबर 2025. स्पीकर आपकी जानी पहचानी डॉक्टर ममता सैनी जी. Once again, thank you so much. मैं विंग कमांडर विद्याकांत काला, माई क्रैक द वेलनेस कोड फाउंडेशन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं for watching this session. Thanks. Thank you so much once again.